तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर। आज हम लोग अपनी ये जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि संधि क्या है। देखिए, ये जो क्लास होने वाली है ये 10 और 12 जो क्लास में हैं उनके लिए होने वाली है। तो उनमें जो आपका जो ग्रामर पोर्शन है जिसमें पूछा जाता है कि संधि क्या है, तो वही पार्ट हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं और आज इस पार्ट में डिस्कस करेंगे कि संधि क्या है। और इसमें हम पूरा का पूरा संधि के प्रकार, संधि क्या है, संधि विच्छेद क्या है और उसके बाद आपका स्वर संधि पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप 10वीं और 12वीं में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें संधि को पूरा का पूरा कवर किया गया है विद एग्जाम्पल। और यदि आपको इसका नोट्स भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं कि संधि क्या है। देखिए, संधि क्या है और ये किसके लिए रहने वाला है। आपका यूपी बोर्ड जो एग्ज़ाम 2024-25 में है, यानी जो बच्चे 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए है। और जो 2024 में दे रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, वो अपना एग्ज़ाम देते रहें और अच्छे से रिवीजन करें और अच्छा नंबर लेकर आएँ। तो इस बोर्ड एग्ज़ाम में जो संधि पार्ट होता है उसी से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्लास में हम लोग पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट कवर कर लेंगे, जिससे आने वाले समय में यदि हम आपके लिए संधि का प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएँ तो उसे आप बेहद ही आसानी से लगा सकें। और इस वीडियो में ये हम बताने की कोशिश करेंगे कि संधि जो है वो बहुत सरल है, बस थोड़ा समझने का फेर है। तो चलिए शुरू करते हैं कि संधि क्या है। देखिए, हम देखते हैं कि हमारा संधि क्या है। तो यहाँ पे संधि देखिए लिखा है, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यहाँ पे एक आप चीज़ नोटिस की होंगी, यहाँ पे लिखा है वर्णों, यानी दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार का मतलब होता है परिवर्तन, उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। ये वर्ण क्या है, वर्ण जो होता है अक्षर का सबसे छोटा पार्ट होता है जिसके और टुकड़े आप नहीं कर सकते। ठीक है, यानी हिंदी अक्षर का वह सबसे छोटा पार्ट जिसके और टुकड़े न किया जा सके उसे हम लोग वर्ण बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्ण समझ में आया होगा। और संधि क्या है, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उनमें जो परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग बोलते हैं संधि। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे लिखा है देवधन आलय। तो यहाँ पे देखिए देव, व में जब आप व को उच्चारित कर रहे हैं तो उसमें अ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, आपका आ है। तो देखिए अ और आ दोनों मिलकर हो गया है आ। तो यहाँ पर देवधन आलय का क्या बन गया है, आपका देवालय बन गया है। ऐसे देखते हैं देवधन आगमन, तो यहाँ पर भी अ है, यहाँ आ है, दोनों मिलकर क्या बन गए, आ बन गए, तो बन गया ये देवागमन। जैसे महाधन आत्मा, तो महाधनात्मा का यहाँ पे देखिए जब हा को पढ़ रहे हैं आप तो उसमें किसका उच्चारण आ रहा है, तो लास्ट में आ का आ रहा है। तो यहाँ पर आ और यहाँ पर भी आ, दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, आ मिल रहे हैं, तो ये हो गया आपका महात्मा। ऐसे देखिए रमा धन ईश, तो यहाँ पे जब आप रमा को पढ़ रहे हो तो यहाँ पर आ की मात्रा आ रहा है और यहाँ पर क्या है, आपका ई है, तो आ और ई मिलकर ए हो जाता है, तो यहाँ पे बन गया है आपका रमेश। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे अ और अ मिलकर आ हो जाता है या अ या आ मिलकर आ हो जाता है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो हमारा है वो है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या है, देखिए संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को पुनः मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे आप मिलाए थे, आप मेल कराए थे, ठीक है, जैसे आप मेल कराए थे, लेकिन ये हुआ क्या कि ये मिले नहीं मतलब जैसे देखिए दो चीज़, एक चीज़ यहाँ पर है, मान लेते हैं एक चीज़ यहाँ पर है, आपने इनका मेल करा दिया तो ये मिल गए। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या किए, मिल गए ऐसे। लेकिन क्या हुआ कि अब ये अलग रहना चाहते हैं, तो ये कहेगा हम अपनी मूल अवस्था में अलग चले जाते हैं और ये कहेगा हम अपनी मूल अवस्था में अलग चले जाते हैं। यानी नियमों के द्वारा, यानी संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को पुनः मूल अवस्था में, देखिए ये पहले मूल अवस्था में थे, मिल गए थे, लेकिन अब क्या करें, ये संधि के नियम द्वारा मिले थे, तो इन्हें अब नियमों से अलग, मतलब इनको अब मूल अवस्था में अलग अलग कर दिया गया, तो इसी को बोलते हैं हम संधि विच्छेद। यानी संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को पुनः मूल अवस्था में ले आने को क्या बोलते हैं हम, संधि विच्छेद। जैसे देखिए यहाँ पर है देवालय,
तो देवालय में दो शब्द हैं, देव धन आलय, यानी देव और आलय, तो ये दोनों मिलकर देवालय बना था। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम साथ में नहीं रहेंगे, हमको अलग रहना है, तो देव अलग हो गया, आलय अलग हो गया। ऐसे है आपका देवागमन, तो देव अलग हो गया और आगमन अलग हो गया। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप संधि विच्छेद करें तो दो सार्थक शब्द बने, ऐसा ना हो कि निरर्थक शब्द बने। जैसे देखिए, अगर यहीं देवागमन का कह दे, जैसे देखिए देवागमन है, आप कहेंगे कि आप देवधन आगमन क्यों कहें, देवाधन आगमन क्यों नहीं कहें। देखिए देवाधन आगमन क्यों नहीं कहें, ये हम क्यों नहीं कहें। देवा जो कि एक सार्थक शब्द नहीं है, देव, देव मतलब होता है देवता, आगमन का मतलब होता है आना, तो यहाँ पे दो सार्थक शब्द मिले हैं, तब जाके आपका संधि विच्छेद होगा। आप ऐसे मत करिएगा कि यहाँ लिख दें देवागम और यहाँ पे लिख दें न और कह दें कि देखिए ये तो संधि विच्छेद हम कर दिए। नहीं, संधि विच्छेद हमेशा सार्थक शब्दों में किया जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है हमारा महेश। तो महेश जो था वो महाधन ईश से मिलकर बना था, तो महा अपना अलग हो गया और ईश अपना अलग हो गया। यहाँ पे देखिए महा मतलब महान और ईश मतलब होता है ईश्वर, यानी जो ईश्वर महान है उन्हीं को बोला जाता है महेश, अर्थात भगवान शिव। जैसे देखिए नारी धन ईश्वर, यहाँ पे नारीश्वर का क्या बना है, नारी धन ईश्वर, नारी मतलब होता है स्त्री और ईश्वर मतलब होता है भगवान। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपका संधि विच्छेद होगा वो सार्थक शब्दों का होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको संधि विच्छेद समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को पुनः मूल अवस्था में ले आने की क्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड में। देखिए आगे हम देखेंगे कि संधि के प्रकार क्या हैं। अब देखिए संधि जो होती है ये बहुत ही मतलब ये समझ लीजिए एकदम इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि ये पूछ लेता है संधि कितने प्रकार है, एकदम कॉमन प्रश्न पूछता है और आप थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं और आपका गलत हो जाता है। आप मिस्टेक कैसे करते हैं, आप पढ़े हैं केवल स्वर संधि और स्वर संधि होता है 5 प्रकार का। तो अगर आपसे संधि कोई पूछता है तो आप क्या बता देते हो कि संधि तो 5 प्रकार की होती है, जबकि आपका ये क्या हो जाएगा, गलत। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी? तो ये होता है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपका स्वर संधि क्या है, इसको भी आप डिस्कशन करेंगे। देखिए यहीं पे बता देते हैं स्वर संधि क्या है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं स्वर संधि। आपने जब देखिए आपने वर्णमाला पढ़ा होगा, तो उसमें पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो स्वर का स्वर से यदि मेल हो, यानी यदि स्वर का स्वर से मेल होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग स्वर संधि। क्या बोल देंगे उसको आप, स्वर संधि बोल देंगे। लेकिन यदि स्वर का मेल, किसका मेल, यदि स्वर का मेल व्यंजन से हो जाए या व्यंजन का मेल स्वर से हो जाए तो इसे बोलते हैं हम व्यंजन संधि। ध्यान समझिएगा, स्वर का मेल व्यंजन से हो जाए तो उसे क्या बोल देते हैं, व्यंजन संधि। विसर्ग संधि क्या होता है, देखिए यदि विसर्ग का मेल, यानी यदि विसर्ग किसे कहते हैं, जो किसी शब्द के लास्ट में देखेंगे आप 2 बिंदी लगा रहता है शब्द के लास्ट में, उसी को बोलते हैं विसर्ग। तो यदि विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से हो जाए, ठीक है, यदि विसर्ग का मेल किससे हो जाए, स्वर या व्यंजन से हो जाए, तो उसे आप बोलते हो विसर्ग संधि। तो उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों संधियों की परिभाषा समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन क्या तैयार हुआ, संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है, स्वर का यदि स्वर से मेल होता है तो उसे बोलते हैं स्वर संधि। व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन का यदि स्वर से मेल होता है या स्वर का व्यंजन से मेल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यंजन संधि। विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग का मेल यदि स्वर या व्यंजन से होता है तो इसे बोलते हैं विसर्ग संधि। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। देखिए आगे जो है वो है आपका स्वर संधि की परिभाषा, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया। क्या है स्वर संधि की परिभाषा, स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार का मतलब होता है परिवर्तन होता है, वह स्वर संधि कहलाता है। यानी
स्वर का स्वर से मेल हो जाए तो उसे बोलते हैं स्वर संधि। उदाहरण आपके सामने है, विद्या धन आलय। देखिए यहाँ पर आप कहेंगे ये तो या है, या व्यंजन है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आप जब परिभाषा पढ़े हो तो परिभाषा में बताया गया है कि वर्णों का मेल है, और वर्ण जो होते हैं वो किसी भी व्यंजन में छुपे रहते हैं, वो एज इट इज़ आपको दिखाई नहीं देंगे। जैसे देखिए या लिखा है, तो जब आप या पढ़ोगे तो या में आ की मात्रा आ रहा है, या में किसकी मात्रा आ रहा है, आ की, और यहाँ पर क्या है आपका आ, तो दो स्वर हुए, और दो स्वरों के मेल से बना है आपका विद्यालय। ठीक है, यानी विद्या, विद्या का मतलब होता है ज्ञान, और आलय का मतलब होता है घर, यानी जो आपके ज्ञान का घर होता है वही होता है विद्यालय, जहाँ पर हम लोग प्रतिदिन विद्या ग्रहण करने जाते हैं। यहाँ पर है आपका कपि धन इंद्र। जब आप कपि बोलोगे तो ई की मात्रा आ रहा है, तो कपि धन इंद्र में क्या हो जाएगा, कपींद्र। जानकी धन ईश का हो जाएगा जानकीश। योगी धन ईश्वर का हो जाएगा योगीश्वर। सरयू धन उर्मी का हो जाएगा सरयुर्मी। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये होगा सरयुर्मी। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको स्वर संधि समझ में आया होगा। स्वर संधि क्या है, स्वर का स्वर से मेल ही स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे जो है वो है आपका स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो देखिए अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आप जब पूछे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं तब आपको 5 बताना है, लेकिन यदि आपसे पूछे कि संधि के कितने भेद होते हैं तो 3 भेद होते हैं। तो देखिए स्वर संधि क्या है, स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। पहला जो है आपका दीर्घ स्वर संधि है, दूसरा गुण स्वर संधि है, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि, और पांचवा है आपका अयादि स्वर संधि। अब देखिए इनको बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे एकदम डिटेल से, ऐसा डिस्कशन ताकि बाद में आप भूलो ना। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपका दीर्घ स्वर संधि क्या है। देखिए दीर्घ स्वर संधि क्या है, कहा है कि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ यानी आ ई उ हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 चीज़ है, आपका ह्रस्व है और एक है दीर्घ। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्वर जो होता है आपका उच्चारण के स्थान पर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ। तो ह्रस्व का मतलब क्या होता है, ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करते समय बहुत कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ। लेकिन ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करते समय ज़्यादा समय लगता है, जैसे आ, आपका बड़ी ई, उ, ये सभी क्या हैं आपके दीर्घ स्वर से। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटे का छोटे से मेल हो या बड़े का बड़े से मेल हो, और उसके पश्चात ई उ अ ई उ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ, मतलब कहने का ये है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं अ, उसके बाद यहाँ पर ई, यहाँ पे लिख रहे हैं उ, और यहाँ पे बड़ा लिख रहे हैं आ, फिर लिख रहे हैं बड़ी ई और लिख रहे हैं बड़ा उ। यदि इनका मेल हुआ तब पर भी आपका बड़ा ही होगा, मतलब आ होगा। यदि इनका मेल हुआ तब पर भी बड़ी ई लगेगा, और यदि इनका मेल हुआ तब पर भी बड़ा उ लगेगा। वही वो कह रहा था, ह्रस्व का ह्रस्व से मेल हो जाए या दीर्घ का दीर्घ से मेल हो जाए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है धर्म धन अर्थ। धर्म धन अर्थ का क्या हो गया, जब आप धर्म बोलोगे तो इसमें अ आ रहा है और यहाँ पे भी अ है, तो अ का अ से यानी ह्रस्व का ह्रस्व से मेल हुआ, और जब ह्रस्व का ह्रस्व से मेल हुआ तो क्या बनेगा, दीर्घ। दीर्घ क्या होगा, अ और अ मिल रहे हैं तो आ बनता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका धर्मार्थ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका धर्मार्थ हो जाएगा। ऐसे देखिए परीक्षा धन अर्थी, तो यहाँ पे आ है, यहाँ पर अ है। आप कहोगे छा है, छा नहीं, आप उसके अंदर आप जब उच्चारण कर रहे हो तो समझो कि उसके लास्ट में कौन सा वर्ण आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ ये हो जाएगा आपका परीक्षार्थी। ये क्या हो जाएगा आपका परीक्षार्थी। ठीक है, ये हो गया आपका परीक्षार्थी। यहाँ पे लिखा है सीमा धन अंत, तो क्या हो जाएगा आपका सीमांत। सीमा धन अंत का क्या होगा, सीमांत। और लक्ष्मी धन इच्छा का क्या होगा, लक्ष्मीच्छा। क्या हो जाएगा आपका लक्ष्मीच्छा। अब आप ध्यान से देखना, सब में ये दीर्घ होता चला जा रहा है,
यहाँ पे लिखा है आपका भूधन ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा आपका भूर्जा। यहाँ पे रजनी धन ईश, तो हो जाएगा रजनीश। रजनीश किसे कहते हैं? जो रात को विचरण करते हैं। जैसे अगर पूछेगा रजनीश का पर्यायवाची तो बोल देते हैं ना, आपका निशाचर होता है, रजनीचर होता है, रात्रिचर होता है, तो वो सभी रजनीश के ही आपके पर्यायवाची हैं। तो वधू धन उत्सव का क्या हो जाएगा? वधुत्सव। ये क्या हो गया आपका? वधुत्सव हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको दीर्घ स्वर संधि समझ में आई होगी। सिंपल सी लैंग्वेज में बोले दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा आपको बताने के लिए, तो आप ये कहना कि ह्रस्व का ह्रस्व से मेल हो जाए या दीर्घ का दीर्घ से मेल हो जाए, और दोनों मिलकर यदि दीर्घ बन जा रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले संधि की तरफ। देखिए हमारा जो अगला संधि है वो बहुत ही प्यारा है और बहुत ही आसानी से लगने वाला है। वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले समय में आपकी 10वीं और 12वीं की क्लासेस, सभी क्लासेस जो हैं आपके चलने वाली हैं, जिसमें हम हिंदी भी बताएंगे, आपको इंग्लिश भी बताएंगे, मैथ भी बताएंगे, फिजिक्स भी बताएंगे। मतलब ऐसे कौन सा सब्जेक्ट नहीं होगा जो हम नहीं बताएंगे। ठीक है, हम कोशिश अपने तरफ से यही करेंगे कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत ना आए। तो देखिए ये जो हमारा अगला है ये है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या है? यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ और री स्वर आता है तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। कहने का मतलब समझो, यदि अ हो आपके पास या हो आ, और इनके पश्चात क्या आ जाए? ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए, उ आ जाए या बड़ा उ आ जाए, या तो री आ जाए। ठीक है, तो अ और ई देखिए सब मिलकर हम बना दे रहे हैं। अ या ई या छोटा ई मिलकर बन जाता है आपका ए। ठीक है, यहाँ पर आ भी होगा, अ या आ। अब देखिए फिर अ या आ से यदि उ या बड़ा उ मिलकर बनता है तो देखिए ये हो जाता है आपका ओ। उसके बाद अ या आ से मिलकर यदि री आता है तो इसका हो जाता है आपका अर। ठीक है, अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, लिखा है नर धन इंद्र। तो जब आप नर पढ़ोगे तो इसमें अ आ रहा है, अ का मेल किससे हो रहा है? ई से हो रहा है, तो अ और ई मिलकर क्या हो जाता है? अ ई मिलकर ए हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका नरेंद्र। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देवधन ऋषि, तो यहाँ पे अ है, अ का मेल किससे हो रहा है? री से हो रहा है, तो री देखिए अ का मेल किससे हुआ? री से, तो क्या बनना चाहिए? अर बनना चाहिए, तो ये हो जाएगा देवर्षि। ये क्या बन गया आपका? देवर्षि। यहाँ पे लिखा है पर धन उपकार, तो अ का मेल उ से हो रहा है, तो अ उ मिलकर ओ हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा परोपकार। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कमल धन ईश, तो क्या बन जाएगा? अ का मेल ई से हुआ तो ए बन जाएगा, यानी हो जाएगा कमलेश। ये क्या बन गया आपका? कमलेश। यहाँ पे लिखा है राका धन ईश, तो राका धन ईश का मतलब क्या होता है? राकेश। ऐसे आपका हो जाएगा यथा धन इष्ट, तो क्या हो जाएगा आपका? यथेष्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले संधि की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला संधि क्या है। देखिए अगला संधि आपका वृद्धि स्वर संधि। अब देखिए वृद्धि का मतलब क्या होता है? वृद्धि का मतलब होता है आपका बढ़ोतरी, यानी ऐसी चीज़ जिसमें मतलब बढ़ोतरी दर्ज की जाती है, तो वही आपका क्या होता है? वृद्धि स्वर संधि। लेकिन इसमें वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा आप कैसे देंगे? यदि अ या आ के बाद यदि अ या आ के बाद क्या आ जाए? आपका ए आ जाए या ए आ जाए, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? ए बन जाएंगे। देखिए अ या आ की बात कौन आए? ए या ए आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? ए। या अ या आ के बाद कौन आ जाए भैया? तो ओ आ जाए या औ आ जाए, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? औ बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई? ये डबल मात्रा है, ये भी डबल मात्रा है। यहाँ अ या आ से चाहे सिंगल मात्रा वाला जुड़े चाहे डबल मात्रा वाला जुड़े, लेकिन आखिरी में बन जाना है उसको डबल मात्रा का। ठीक है, यानी यदि अ या आ के बाद ए या ए आता है तो ए हो जाएगा, और यदि अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो औ हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पे एक धन एक,
तो जब ए क पढ़ रहे हैं आप तो यहाँ पे अ आ रहा है और यहाँ पे क्या है, ए है। तो देखिए सिंगल मात्रा है, लेकिन अब होगा क्या, डबल मात्रा लगेगा, यानी ये हो जाएगा एक कैक। ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ पे लिखा है महाधन ऐश्वर्यम, तो ये देखिए सिंगल मात्रा, ये डबल मात्रा है। तो यदि पहले से डबल मात्रा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको डबल मात्रा लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए महाधन ऐश्वर्यम, तो यहाँ आ रहा है, तो आ का मेल ए से होगा तो हो जाएगा महेश्वर्य। ठीक है। यहाँ पर फिर हो जाएगा सदा धन एव का सदैव। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा महाधन औषध का हो जाएगा महोषध, महोषध। ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा महाधन औदार्य का हो जाएगा महोदार्य, महोदार्य। फिर यहाँ पे हो जाएगा वन धन औषधि। इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, वन धन औषधि। कभी कभी क्या होता है आपके बहुविकल्पी में जब प्रश्न पूछता है तो वन धन औषधि देता है, तो औषधि नहीं होता, वन धन औषधि होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल में आपसे पूछता है बहुविकल्पी में करके, तो गलती करने के लोग चांसेस ज़्यादा करते हैं। कारण कहते हैं कि औषधि क्या होता है, हम तो औषधि पढ़े हैं, औषधि मतलब दवा, और वही वो लगा के चले आते हैं, गलती हो जाता है। तो यहाँ पे वन धन औषधि का क्या हो जाएगा, वनौषधि, वनौषधि। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है सदा धन एव, तो सदा ये क्या बन जाएगा, सदैव। सदा धन एव का क्या होता है, सदैव होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वृद्धि स्वर संधि समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले संधि की तरफ, और वीडियो में भी बने हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। इससे हमको मोटिवेशन भी मिलेगा और एक अगली मतलब अच्छा लगता है कि हाँ लोग देख रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, इससे और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आने का मन करता है। तो देखिए यहाँ पे है आपका यण स्वर संधि। यण स्वर संधि क्या है, अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा मात्रा पर ध्यान देना होगा। इसमें कह रहा है कि यदि ई या ई हो आपके पास, ऊ हो या ऊ हो और री हो, यदि ई ऊ या री के पश्चात कोई भिन्न स्वर आए, क्या आ जाए, कोई भिन्न स्वर आए। भिन्न स्वर का मतलब होता है इनसे मिलता जुलता न रहे। तो आपका ई या ई का हो जाता है य, ऊ और ऊ का हो जाता है व, और री का हो जाता है आपका र। ठीक है। ई या ई का हो जाएगा य, ऊ या ऊ का व, और री का हो जाएगा र हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे जैसे देखिए कैसे अति धन अधिक लिखा है, तो अति धन अधिक का हो जाएगा, देखिए अति, यहाँ पे जो शब्द रहेगा वो आधा हो जाएगा, और जो ई है, ई का क्या हो जाता है, यह हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा अत्यधिक। यहाँ लिख देते हैं अत्यधिक। अब ध्यान समझिएगा, ये वाला जो शब्द है ये आधा हो जाएगा। ठीक है। और जो इसकी मात्रा है, जैसे ये मात्रा है, इसकी जगह पर जो लगेगा वो पूरा लगेगा। जैसे देखिए मधु, तो ऊ आ गया, तो ऊ की जगह पर क्या होना चाहिए, वह होना चाहिए, तो वह पूरा लगेगा। लेकिन ये जो ध है ये आधा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा मध्वालय। ये क्या हो गया आपका, मध्वालय हो गया, मधुधन आलय का। यहीं पे लिखा है वधुधन आगमन, तो क्या हो जाएगा आपका वध्वागमन। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा वध्वागमन, वधुधन आगमन का हो जाएगा वध्वागमन। यहाँ पे लिखा है प्रतिधन एक, तो क्या हो गया आपका प्रत्येक। उसके बाद यहाँ पे है देवी धन आगमन, तो क्या हो जाएगा देव्यागमन, देव्यागमन। उसके बाद यहाँ पर है यदि धन अपि, तो क्या हो जाएगा यद्यपि। ये क्या हो गया आपका यद्यपि हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो यण स्वर संधि है समझ में आया होगा। फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा है, यदि ई या ई के पश्चात, ऊ या ऊ के पश्चात या री के पश्चात कोई भिन्न स्वर आए, तो ई या ई का य, ऊ या ऊ का व, री का र हो जाता है। बात खत्म। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले संधि की तरफ। तो हमारा जो अगला संधि है वो कुछ इस तरीके से है। इसमें कह रहा है कि अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि क्या है, अयादि स्वर संधि कहता है कि यदि ए या ए, उसके बाद ओ या औ के पश्चात कोई भिन्न स्वर आए, क्या आ जाए, कोई भिन्न स्वर, यानी ए या ओ के पश्चात कोई भिन्न स्वर आए, तो ए का हो जाता है अय का हो जाता है आय, ओ का हो जाता है आपका अव, और औ का हो जाता है आपका आव। ये कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी ए का
अय क आय, ओ क अव और अव क आव हो जाता है। जैसे देखिए कैसे, यहाँ पे लिखा है ने धन अन, तो ये है ए, एक का हो जाता है अय, तो न में जब अय जोड़ेंगे तो नय बनेगा। ठीक है, क्या बन गया? नय, और यहाँ पे है न, तब बन गया नयन। और जो देखिए भ डबल मात्रा है तो आव लगेगा। देखिए डबल मात्रा का लगता है आव, तो यहाँ ऊ की मात्रा लगा है तो भव में ऊ जोड़ेंगे तो भावुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? भावुक। ऐसे लिखा है भो धन अन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा है तो क्या लगेगा? अव, तो भो में अव लगाएंगे तो भव हो जाएगा, और न जोड़ देंगे तो हो जाएगा भवन। और यहाँ पर है आपका नौ धन इक, तो डबल मात्रा है तो क्या लगेगा? आव लगेगा, तो ये हो जाएगा नाविक। ये नाविक हो गया। ऐसे गए धन इका, तो क्या हो जाएगा? गायिका। क्या हो गया आपका? गायिका। ऐसे देखिए पो धन इत्र का क्या हो जाएगा? तो पवित्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका अयादि स्वर संधि। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और ये पूरा का पूरा आपका स्वर संधि है। ठीक है, ये पूरा आपका क्या है? स्वर संधि, जो कि आपका समाप्त हो गया। उम्मीद से हमको लगता है कि 20 या 25 मिनट की वीडियो बनी होगी। 20 या 25 मिनट भी वीडियो अगर आप आसानी से देख लेते हो तो आपका जो स्वर संधि है वो पूरा का पूरा समाप्त हो गया है। और आगे जो आएगा आपका वीडियो वो समास का रहेगा। समास क्या है, समास का विग्रह क्या है, सामासिक विग्रह कैसे करते हैं और कैसे प्रश्न पूछा जाता है। और स्वर संधि का एक टेस्ट वाला वीडियो आएगा जिसमें हम आपसे पूछेंगे कि संधि क्या है, संधि से रिलेटेड जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई गई हैं उसका PYQ आएगा, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा उसमें, और आपका बहुविकल्पी प्रश्न भी रहेगा जिसे आप जवाब देकर आंक सकते हैं कि हम संधि कितना पढ़े हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और इसका यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि आपका डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से जुड़कर इसका PDF भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।